Hello everyone. This is the second part of PYQ analysis. हमने 2021 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे एंड दिस इज नाउ द 11th क्वेश्चन. ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है यहाँ से. द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज इन CRR, increase in SLR, increase in banking habit of the people and increase in the population of the country. Now देखो हमने कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड बाकी सारे जो भी इनके क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव होते हैं सभी पढ़े होते हैं, राइट. अब देखो अगर CRR और SLR जब इंक्रीज होता है दैट मीन्स जो बैंक है उसको कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व करके रखना होगा, ठीक है. वो उसको आगे लैंड नहीं कर सकता तो उससे इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा, ठीक है. तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, A और B. अब अगर सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और लोग जो है वो बैंक में जमा ही नहीं कर रहे, ठीक है, सेविंग्स ही नहीं कर रहे, तो उससे भी मनी मल्टीप्लाई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है. तो ऑप्शन C इज राइट. जब बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगी पीपल की, लोगों की, तो वो जमा कराएंगे, सेविंग्स करेंगे बैंक में, ठीक है, वो और आगे जो है लैंड करेगा बैंक, इससे मनी मल्टीप्लाई इंक्रीज होगा. तो ऑप्शन C इज द राइट वन. Next is with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following. डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि जो डिमांड से इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी अप्लाई करती है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जो भी होता है मतलब कि खर्चे जो होते हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं और जो टैक्स रेट होता है उसको डिक्रीज किया जाता है, ठीक है. तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. फिजिकल स्टिमुलस में भी ऐसा ही होता है. फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस. जब इन्फ्लेशन पहले इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, उसके उसके बेस पे इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस की दी जा रही हैं, ठीक है, मतलब कि तो कुछ परसेंटेज जो है वो वेजेस बढ़ा दी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था तो वेजेस बढ़ा दी, तो उसमें उस पर जो खर्चा करते हैं लोग उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. फिर अगला पॉइंट है हायर परचेजिंग पावर. जो पर्सन की हाई परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो डिमांड उसकी बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट है. राइजिंग इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो उसका जो खर्चा है वो कम होगा, ठीक है, लोग कम स्पेंडिंग करेंगे. तो ऑप्शन 5 करेक्ट इनकरेक्ट है यहाँ पे. तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4. अगर आप 5th को भी एलिमिनेट कर लो, राइजिंग इंटरेस्ट रेट से अगर आप इसको देखोगे तो भी आपके 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर आएगा, 1, 2 एंड 4, ठीक है. तो जो से ऑप्शन से आपको समझ आ रहा है उससे आप यहाँ से एलिमिनेट तो कर लोगे, बट अगर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 उस तरह से है तो अब आप क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करके देखा कीजिए. जब आप PYQs करो तो ऐसे एलिमिनेट डायरेक्ट मत कीजिए, ठीक है. और ये आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो बाकी ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं ये तो बेसिक है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया. बाकी अब जैसे 2025 के पेपर में क्वेश्चंस थे जो 5 ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन थी, उसमें अगर हमें डायरेक्ट आइडिया नहीं लग रहा, मतलब कि कोई ना कोई ऑप्शन जो जिस पे डाउट आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे इसमें 5 में से हमारी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट मिली, ठीक है, तो आप वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पे जा सकते हो. वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मार्क करते हैं कि भाई 2-3 क्वेश्चंस हमारे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 1, 2 कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं हमारे कि हमारा नेट पॉजिटिव ही निकलता है फिर वहाँ से, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to India, consider the following statements. Retail investors through Demat account can invest in treasury bills and Government of India debt bonds in primary market. कैन इन्वेस्ट इन, ठीक है. एक बार सभी स्टेटमेंट्स को रीड करो फिर चलते हैं. द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ RBI. द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नाउ अगर तीनों स्टेटमेंट्स में आपको डाउट है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फिर भी माइल्ड स्टेटमेंट है, लाइक कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डीमेट अकाउंट से, तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है. बट अब जैसे कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर 3 है कि प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जगह पे दूसरी भी कोई सी आ सकती है, RBI की जगह SBI, ठीक है, इस तरह से इनको स्वैप किया जा सकता है यहाँ पे. तो स्टेटमेंट 3 को जब हम इनकरेक्ट मार्क करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन C और D को एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से, ठीक है. तो बचा हमारे पास 1. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, A और B.
फर्स्ट स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। फिर अगला है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आरबीआई। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज और इन सब का काम होता है वो आरबीआई ही देखता है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन 2 को आप करेक्ट मानोगे, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज राइट 1 and 2 स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, with reference to voter credit, consider the following statements. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank. It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है कि भाई इसका एम क्या है, पुअर पीपल का वाटर नीड्स बेसिक है, ठीक है, किसी सब्सिडी वगैरह पे डिपेंड ना होना पड़े, तो ये सबकी बेसिक नीड है, ये होना ही चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाली देखो, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कि माइक्रो फाइनेंस टूल्स डाले जाते हैं कि वो वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में वर्क करे, ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे WHO और वर्ल्ड बैंक दोनों में से किसी को भी हटाया जा सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, इनमें से कोई और नाम हो सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क करोगे एंड आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट इज इन इंडिया द सेंट्रल बैंक functions as the lender of last resort usually refers to which of the following? lender of last resort। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस कैसे गिवन है, lending to the trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources, providing liquidity to banks having a temporary crisis, lending to government to finance budgetary deficits। अब यहाँ पे lender of last resort सिंपल बस एक यही चीज़ होती है इसमें, जब हम पढ़ते हैं नोट्स में कि भाई जो बैंक्स को क्राइसिस होता है तो वो उसको लैंड करता है, वहाँ पे वो वर्क करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 का हमें पता है कि करेक्ट है, बट द थिंग इज डी को आप इनकरेक्ट मार्क कर दोगे, हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे। अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे क्या पता ऑप्शन 1 भी हो और 3 भी हो। देखो तो यहाँ पे अगर हमें सेकंड स्टेटमेंट का पता है कि करेक्ट है, बट ये नहीं समझ आ रहा कि फर्स्ट इसके साथ ऑप्शन जाएगा, थर्ड जाएगा या फिर ऑप्शन बी ओनली बी जाएगा, तो यहाँ पे हम मे भी लगा दें कि ऑप्शन ए भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब जो चीज़ मतलब कि एज अ डेफिनेशन और एक एज अ टर्म है ना, जैसे इस टर्म को आपने सिर्फ इसके रिलेशन में ही पढ़ा है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा, और जो उसमें एडिशन लगता है ना कि ये भी हो सकता है कि भी सेंट्रल बैंक है वो तो इसको भी लैंड कर सकता है, बट जो स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज़ हो रही है ना तो वो सिर्फ इसी के लिए ही होगी और ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं एक दो जगह पे, जब PYQs को आप करो तो वहाँ पे भी आप चेक कीजिएगा कि ऐसे ही मिलेगा आंसर। यहाँ पे देखो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पढ़ो, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ecological management of wetlands of international importance under the Ramsar Convention, sustainable practices in the cultivation of agriculture on degraded lands, environment impact assessment in the exploitation of natural resources। सी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 2 बार आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें R2 गिवन है, राइट, यहाँ पे रामसर गिवन है, यहाँ पे रिसोर्सेज गिवन है, बट और कुछ नहीं है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकें या एक तरह से इसको तोड़ के बना सकें, ठीक, तो ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे फिर हम। आपको वहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा कि कोई आपके पास नया क्वेश्चन आ गया और आप मतलब क्योंकि दिमाग में तो ये चलता ही रहेगा क्या पता ये हो या फिर ये हो, तो आपको जिसके साथ आपका लॉजिक भी बैठ रहा हो, आपकी कॉमन सेंस भी जा रही हो, उस ऑप्शन के साथ जाओ फिर आप लोग। Okay, next is why is there a concern about copper smelting plants? They may release lethal quantity of carbon monoxide into environment. The copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. They may release sulfur dioxide as a pollutant. देखो ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है, कैन कोज कर सकता है, ठीक है, कुछ वो भी सम लिखा है यहाँ पे तो बिल्कुल माइल्ड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी राइट है। ये भी इसमें भी देखो क्या बोल रहा है, दे मे रिलीज कर सकते हैं, तो ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है, इसमें मतलब कि ऑप्शन को ऐसे क्या गया कर सकता है नहीं कर सकता मे लगा के उसको, ठीक है। और अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे भी ऐसे ही बना देते दे मे रिलीज कार्बन मोनोक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, तो ये भी सही हो जाती, बट यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा वर्ड डाला। आप इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को वहाँ पे कंपेयर कर लीजिए कि अगर इसको ऐसे बनाया तो इसको भी तो ऐसे ही बना लेते, इसमें एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं कि लीथल क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप इनकरेक्ट मार्क करोगे फिर।
तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं ना, स्टेटमेंट्स आ रही हैं क्वेश्चन के अंदर ही, वहाँ पे कंपेयर कर लो कि स्टेटमेंट को ऐसे क्यों बनाए, इसको भी ऐसे ही बना देते, दे में रिलीज, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये गलत ही बनाई गई है यहाँ पे। With reference to furnace oil, consider the following statements. It is a product of oil refineries. Some industries use it to generate power. Its use cause sulfur emission into the environment. Okay. ये सल्फर एमिशन करता है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो इसमें ये भी हो गई, तो इसको करेक्ट मानोगे आप। जब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट राइट ही बनती है कि ये इसको एमिट कर रहा है, ये इसकी वजह से ये निकल रहा है, एमिशन हो रहा है, ठीक है, ये करेक्ट ही मिलती है। यहाँ पे बोले सम इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, तो ये भी करेक्ट है। ओके और फिर बोला इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, फर्नेस ऑयल, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, कनेक्टेड है, बिल्कुल भी कुछ भी और टर्म नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी राइट है हमारा। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू से हम डायरेक्ट रिलेशन वाटर, ओशन, इन चीज़ों से लगाते हैं, और यहाँ पे कार्बन है साथ में, तो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ये सही है। और भी बाकी पढ़ लेते हैं फिर भी। कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास, फॉरेस्ट से ब्लू, और फॉरेस्ट ग्रीन अगर होता तो फॉरेस्ट से कनेक्ट करते हैं हम। कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें भी ब्लू का रिलेशन ही, कार्बन प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो सबसे ज़्यादा सही और कनेक्टेड फील हो रहा है, ठीक है। Next, in the nature, which of the following are most likely to found surviving on surface without soil? बिना सोइल के, तो ऑप्शंस बताने अब यहाँ से। सबसे पहले आप क्या, मशरूम तो सभी ने देखी होगी ना, मिट्टी में उगती है, तो विदाउट सॉइल पूछिए, तो यहाँ पे इसको काट दोगे आप, फोर्थ ऑप्शन को काटोगे तो ए और डी चला जाएगा, अब हमारे पास बी और सी बचा। टी एट मीन्स फर्न भी नहीं है, तो ब्लीचेन और मॉस, अगर आप देखोगे पहले वाले PYQs में तो इन दोनों का साथ में ही आंसर जाता है, बट ठीक है, वो चीज़ अगर ध्यान भी नहीं हो तो फिर हम यहाँ पे जब आपको डाउट होगा तो आप फिर दूसरी चीज़ यूज़ करोगे। यहाँ तक आपने कॉमन सेंस यूज़ करी अपनी, कि भी मशरूम को देखा, उसको काटा आपने, ऑप्शन ए बी कट गया, तो दो पे आ गया, आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके जो भी अपने आसपास होता है उस चीज़ से हमने ये चीज़ देखी, ठीक है। अब आगे आप फंस गए यहाँ पे, तो फिर आपने एक चीज़ पढ़ी है कि 4 में से 2 होते हैं, अब या तो आप 2 के साथ चले जाओ या फिर बी वाला ऑप्शन 1 के साथ जाओ, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी के करेक्ट है होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है, एंड दैट इज द राइट आंसर। और आप जब PYQs करेंगे अराउंड 2011 से कर रहे होंगे, तो भी आप देखेंगे एक आधा क्वेश्चन ऐसा बना है ना वहाँ पे, लिचिन और मोसिस का पेयर साथ में मिला है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आपको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा जब आप PYQs करते हो, सॉल्व करते हो, तो सिर्फ उसमें ये मत देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत था, तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट कर ली एक तरह से, बट उसके पीछे का लॉजिक, रीज़न, ठीक है, किस रीज़न से आपने उसको वहाँ पे करेक्ट। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगी जो 2025 का ही है, एंड मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज वो देखने में मेरे को लगा कि ये नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैं उसको देख रही थी, वापस चेक कर रही थी पेपर को, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाला फैक्ट तो मैंने बिल्कुल, जो फैक्ट उस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा मुझे याद था, उसी क्वेश्चन, उसी से वो सॉल्व हो जाता और क्वेश्चन, बट वो फिर भी मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी फिर भी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किस क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या था, आपने राइट मार्क किया तो क्या थिंकिंग थी उसके पीछे, रॉन्ग अगर हो गया तो उसमें क्या सोचा था और क्या सोचना चाहिए था। तो जब आप PYQs के ऊपर पूरा एनालाइज कर लोगे ना उन चीज़ों को, तो आपके अंदर इनबिल्ट सिस्टम हो जाएगा, और आप जब उसको पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपके सामने डायरेक्ट वही लिंक्स, वही बातें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो बिना डरे इन चीज़ों को सॉल्व करो, और आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी कि आपको फिर डर नहीं लगेगा एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ऑल राइट, अपनी प्रिपरेशन रिलैक्स माइंड से इजी ओके कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला, वो आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस को ही डिटेरियोरेट करता है। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।